नफरत करती हूँ मैं आपसे, आपकी इस वर्दी से, आपकी सिस्टम से और आपकी इस नामनहाद इज्जत से। आप क्या समझते हैं आप मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करेंगे तो जो चाहेंगे मुझसे उगलवा लेंगे? हरगिज़ नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, कितनी बार कहूँ। जाकरा अपनी बात पर अटक थी। सामने कुर्सी पर ममीत खान पाशा ये सुनकर खून खोला था और अब तक जाकरा से बड़े प्यार से पूछ रहा था। इस लड़की के दोनों हाथ बंधे हुए थे, नजरें झुकाई वो बोल रही थी। मुमेत ने जब्त का दामन हाथ से नहीं छोड़ा था। जाकरा, मैं आखिरी दफ़ा शराफत से पूछ रहा हूँ कि जेवरात का बैग तुमने किस लड़के को दिया था? बेहतर है तुम बता दो, वीडियो फुटेज में देख चुका हूँ कि तुम जानती हो क्या पुलिस वाले जुर्म उगलवाने के 101 तरीके जानते हैं। शराफत से बता दो, वरना तुम जानती हो एक ही तरीका मैं आजमाऊंगा और तुम्हारे मुंह से सच उगलवा लूंगा। जानती हो ना कि औरतों का रिमांड रूम में जाना उन्हें कितना महंगा पड़ सकता है। मगर इस लड़की की जुबान पर बस एक ही लफ्ज़ था, मैं कुछ नहीं जानती, मैंने कोई चोरी नहीं की। जाकरा की रोई रोई आंखें देखकर ममेद पाशा ने अपनी नज़रें बदली थी। गुस्से से अपनी दोनों मुठियां पीछे वो उसे ही देख रहा था। जागरा पिछले 24 घंटे से जाग रही थी और जेल की इसी कुर्सी पर बैठी थी जहां उसे पिछले पिछले 24 घंटे पहले बिठाया गया था और उसे अब तक तीन तीन लेडीज पुलिस इंस्पेक्टर पूछगिछ कर चुकी थी, मगर उसके मुंह से बस यही एक जुमला निकला था कि मैंने चोरी नहीं की, मैं किसी लड़के को नहीं जानती। और अब तक उसने अपनी बात से हिली तक नहीं थी। एसएचओ मुमेद पाशा को मजबूरन खुद आना पड़ता। जाकरा का नींद से बुरा हाल था और सुबह से सिर्फ पानी के अलावा उसे कुछ खाने को नहीं दिया गया था और उसका हलक पान बिल्कुल खुश्क था, बिल्कुल खुश्क हो रहा था और आंखें बंद। नींद से बोझल नींद की शिद्दत की वजह से उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी एक यक ठंडा गिलास का पानी मुमेद ने उसके मुंह पर डाला था और वो पूरी तरह से चिंचिला उठी थी, रो देने को थी। और सामने वो संगदिल एसपी बेरहम बना हुआ था। कहने लगा, अरे अरे अरे, इतनी जल्दी क्या है आ गई मेरी जान को? जाने मन, अभी रात तो जवां है और जज्बात गर्म है, ऐसे में अपनी जाने मन को सोने तो नहीं दूंगा, दे सकता। इस लड़की की डिठाई देख कर तो ममेत ने बिना उसकी हालत पर तरस खाए कहा था। और जाकरा बीबी, आज मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा, पूरी रात जगा के रखूंगा, देखता हूँ कैसे तुम सोती हो, और जैसा जगाऊंगा सारी जिंदगी के लिए तुम्हारी नींदें उड़ जाएंगी। जाकरा की आंखों में आंसू बहे थे और वो उसके सामने मिन्नत समाजत करने लगी। ममेद पाशा ने अपनी स्टिक से जाकरा का चेहरा ऊपर किया और अपनी गजबनाक आंखें उसकी आंखें गाड़ते हुए पूछा था, चलो शाबाश, जल्दी बताओ कौन था वो शख्स उम्मीद के अंदर जो तो जैसे आग सी लग रही थी? क्यों चुप थी वो, क्यों नहीं बता रही थी? मैं कुछ नहीं जानती। जाकरा का वही जवाब सुनकर वो गुस्से से पागल हुआ था। तुम ऐसे नहीं मानोगी, ठीक है, मुझे अपने हरबे इस्तेमाल करें। ये कहकर मोहम्मद ने सामने जेल के पास खड़े खड़े एहलकार से कहा था कि ये ऐसे नहीं मानेंगे। ऐसा करो, जेल की बत्ती बुझा दो और जाओ, बाकी की जेल की खवातीन को कह दो कि कानों में रुइयां लेकर सो जाएं, रात भर आने वाली चीहों को सुनने की गलती ना करें। जेल का दरवाज़ा भी बंद कर दो और फिर मैं देखता हूँ, राहदारी का बल्ब भी बुझा दो। ये लड़की तो आज सच बोलेगी या फिर उम्मीद पाशा ने बात अधूरी छोड़ दी थी। ये सुनकर जाकरा की जान पर बनी थी और जाकरा सोच भी नहीं सकती थी कि वो कैसी मुसीबत में फंस गई है। आप मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो बुरी तरह से घबराई थी। मोहम्मद पाशा अपनी शर्ट के बटन खोलता हुआ उसके करीब होने लगा था। खोलते दिखाकर जाकरा बुरी तरह से घबराई थी। और जाकरा, आज तुम या तो सच बोलोगी या फिर बोलने की काबिल ही नहीं रहोगी। वो जाकरा को कुर्सी से खड़ा करके जेल की सील पर ले गया था, दीवार के साथ लगा चुका था और अपना चेहरा उसके करीब किया तो जाकरा ने जोर से आंखें मीच ली थी। जानती हो ना मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकता हूँ? मेरे मनकूहा होते हुए तुमने हियानत की है। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, करती हो ना मुझसे। आज रात के बाद अपने आप से भी नफरत करोगी। मेरी इज्जत और मेरी गैरत होकर एक गैर मर्द के साथ ताल्लुक ना जाकरा बीबी पाशा ये हियानत बर्दाश्त नहीं करेगा। बताओ मुझे कौन था वो लड़का, वरना आग इस वक्त मेरे अंदर लगी हुई है ना, वो मैं तुम्हें इसी में ही भस्म करके रख दूंगा। मुमीद पाशा की बात पर जाकरा का तनफ्फुस बिगड़ा था, मगर बोलने को तैयार नहीं थी। मुमीद गुस्से से पागल होने लगा था, इसलिए उसके डीप गले को देखकर वो सबसे पहला वार उसके गले की तरफ ही किया था और उसके करीब होने लगा था। जाकरा एकदम से हैरान और हकला के रह चुकी थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि मुमीद पाशा
मुमीद पाशा उसके साथ इस तरह का बिहेव करेगा। जागरा चाय बनी या नहीं? ज़ुबैदा बेगम ने पुकारा था। जी ताई जी बन गई, अभी लाती हूँ। अरे भाई बड़ी निकम्मी लड़की हो, ज़ुबैदा बेगम ने गुस्से से कहा था। जागरा ने जल्दी से चाय उनके सामने रख दी। जागरा मेरे बेटे कपड़े इस्त्री किए कि नहीं? हुरिया की आवाज़ आई। हाँ कर दिए थे, तुम्हारे वार्डरोब में हैं। जाकरा ने यह कहा और किचन की तरफ चली गई थी। दोपहर में उसे खाना भी बनाना था और सबकी अलग अलग फरमाइशें होती थी। उनकी माँ, इस बिन माँ की बच्ची पर तो कभी उसके सगे माँ को ही तरस नहीं आया था, बाप को ही तरस नहीं आया था, तो बाकियों को क्या आना था। जाकरा की पैदाइश पर उसकी वालदा का इंतकाल हो गया था और वजाहत पाशा को बीवी से बेहद तहाशा मोहब्बत थी, इसलिए उसकी मौत की वजह से जाकरा बुरी लगने लगी थी और उसकी तरफ कभी भी मोहब्बत से देखा ही नहीं था, इसलिए उसे कभी प्यार ही नहीं दिया। वो दूसरी शादी कर ली और उसे सुतेली माँ ने भी कभी जाकरा से मोहब्बत नहीं की थी। अल्लाह अल्लाह करके उसे भी बेटी दे दी थी। हुरिया जाकरा की छोटी बहन थी, मगर दोनों की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। हुरिया हुरिया के लाड नखरे उठाए जाते थे और जाकरा घर के कामों में जुटी रहती थी, काम काज करती थी। 10वीं जमात के बाद उसे आगे पढ़ने नहीं दिया गया था। घर के सारे काम उसके ज़िम्मे लगा दिए गए थे, यहाँ तक कि सोती भी सर्वेंट क्वार्टर में थी, जबकि हुरिया अपने वजाहत के साथ रहती थी। वजाहत और शुजात दोनों भाई थे। ज़ाकरा वजाहत की पहली बीवी की बेटी थी। जन्म लेते ही उसकी माँ चल बसी थी और वजाहत को अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी और इसलिए उन्हें लगा कि बेटी की पैदाइश की वजह से उनकी दिल अजीज बीवी उनसे हमेशा के लिए दूर हो गई थी। इसलिए जाकरा को भी कभी नहीं पकड़ा था, कभी प्यार नहीं किया था और कभी लाड नहीं किया था। वो नाज़मीन के रहम करम पर ही पली थी। वजाहत ने दूसरी शादी रुखसाना बेगम से कर ली थी, जिससे हुरिया ने जन्म लिया था। हुरिया की पैदाइश पर शहजादियों की तरह की गई थी और जिसकी हर चीज़ की ख्वाहिश करती उसे मिल जाती थी। और जाकरा ने हमेशा दूसरों की उतरनी पहनी थी। जब भी वजाहत हुरिया को प्यार करता, जाकरा दरवाजे की ओर से उसे तरसती हुई बाग की तरसती हुई नज़रों से देखती थी। ठंडी वहीं बढ़ती थी। काश कि उसका बाप उसे भी प्यार करता, लेकिन उसके नसीब में ऐसा क्या। अब्दुल मुमीद शिजात का बेटा था, शुरू से बोर्डिंग में पढ़ा था, फिर पुलिस की ट्रेनिंग और फिर पुलिस की ड्यूटी, और वो घर बहुत ही कम आता था। काफ़ी सख्त मिजाज और रोबदार शख्स था, शख्सियत का मालिक था। ज़ुबैदा बेगम के कहने पर जाकरा मुमीद के कमरा साफ कर दो, वो शाम तक घर पहुंच जाएगा। तुम जानती हो ना कि उसे मिट्टी और गंद से कितनी चीड़ है। जाकरा का उसकी सांस लेने में अटका हुआ था और वो गुस्से से कितना तेज था ये वो जानती थी। उनकी ड्यूटी खत्म ही क्यों होती है, क्यों वापस आते हैं, ये वहीं रहा करें। मुजरिमों के साथ घर आकर भी तो उनका अपने थानेदारी चाहते हैं। मुझगरी पर वो मुंह में बड़बड़ाती हुई मुमीद पाशा के कमरे में चली गई थी और कमरे की सफाई के पूरे फर्नीचर को चमकाया था। तभी नज़र वहाँ पर मुमीद की यूनिफॉर्म के सर पर हेड पर पड़ी थी, तो अपने सर पर लेकर शीशे के सामने खड़ी हो गई थी। उसे अपने आप को पुलिस की हेड में देखने लगी और वैसे पुलिस वालों से का भी अपना ही टशन होता है, जब चाहे जिसे चाहे जो चाहे ज़रूर मर्जी कर दे। अभी घर आएंगे तो कहेंगे अम्मा मेरा कमरा साफ़ करवा दें, कि नहीं आप जानती हैं मुझे गंदगी से कितनी नफरत है, कितनी चीड़ है, और खाने में मेरी पसंद की डिश बनी कि नहीं। वो अपनी फरमाइशें बताने लगता था। और हाँ, जब तक मैं फ्रेश हो रहा हूँ तब तक जाकरा से कहें कि बिना चीनी का चाय कप मेरे कमरे में रख दें। वो और पूरे 5 मिनट के अंदर जैसे ही सामने वाला इंसान ना हो, हुक्म का गुलाम हो, और ड्रेसिंग के सामने खड़ी उसी की बुराई कर रही थी। उस बात से बेखबर के दरवाज़ा खोल ले, वो उसी को देख रहा था और मुमीद पाशा माथे पर बल डाले उस लड़की की गुलफिचानियाँ सुन रहा था। और बड़े ISHO हूँ, मेरा बस चले। तो इनका बात यहीं तक पहुँची थी कि जब ड्रेसिंग के सामने शीशे पर दूसरा अक्स मुमीद पाशा का देखकर जाकरा की बोलती ही बंद हुई थी और सांस लेना ही भूल गई थी। जाकरा को समझ ही नहीं आई थी कि उसके साथ क्या हुआ। मामा मेरा क्या? वो गुस्से से उसे देखते हुए बोला। जाकरा बेसाख्ता पड़ी थी और उसके पीछे ही खड़ा था। जाकरा दाएं जानिब से निकल कर जाने लगी। मुमीद वहाँ खड़ा हो गया था और बाएं जानिब से जाने लगी तो उधर खड़ा हो गया। नज़रें झुकाए खड़ी वो इधर उधर जाने लगी, लेकिन उसने धड़कते दिल के साथ वो बस फरार का रास्ता तलाश करने लगी थी, मगर सामने एक पुलिस वाला अपनी आन बान शान के साथ उसके सामने खड़ा था। मुमीद भाई मुझे जाने दे, वो घबराई हुई आवाज़ में बोली थी। पहले बताओ ना क्या दिल चाहता है तुम्हारा मुझे
دیکھ کر کیا کرو گی میرا؟ وہ اس سے ضد کرنے پر اڑا ہوا تھا۔ وہ اپنی نظریں گاڑے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ممید پاشا کو دیکھتے ہی ذاکرہ کا رنگ اٹھ جاتا تھا اور وہ بہت ڈرتی تھی اس سے۔ ایک قدم ممید نے اس کی طرف بڑھایا تو 2 قدم وہ پیچھے ہٹی تھی۔ نہ نہ نہیں، نہیں کچھ نہیں، وہ تو میں ویسی بس بس ذاکرہ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بہانہ کرے اور پھر کیا بنا۔ نہیں بولو نا، کیا دل چاہ رہا تھا میرا؟ وہ سر پھاڑنا چاہتی ہو یا میرا ٹرانسفر کے لیے وظیفے کرنا چاہتی ہو؟ کیا مہینہ میری شکل نہ دیکھنی پڑے؟ وہ اس سے ضد میں آ چکا تھا۔ آج مجھے بتا ہی دو نا، کیا چاہتی ہو تم؟ وہ ایک قدم اس کی طرف آگے بڑھاتے ہوئے اس کی جان ہی تو نکال رہا تھا اور وہ پیچھے ہوتی جا رہی تھی، اپنے قدم پیچھے لے رہی تھی کہ اچانک سے پاؤں اس کے جوکر سے ٹکرائے تھے۔ وہ بے ساختہ گرنے لگی مگر اگلے ہی لمحے ممید کی باہوں میں تھی، اسے کمر سے تھام چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر اتنا ڈر کیوں جاتی ہو؟ جلتی کہیں ہو، گرتی کہیں ہو؟ اسے اڑ سے کھڑا کر چکا تھا۔ ذاکرہ گڑبڑائی ہوئی فوراً سے پیچھے ہٹی تھی اور کمرے کے دروازے تک پہنچی تھی۔ میری ہیٹ اتار کر جاؤ۔ یہ سن کر ذاکرہ نے اس کی ہیٹ اتار کر کرسی پر رکھ دی تھی اور وہ اس کی جانب دیکھنے لگا۔ جیسے ہی باہر جانے لگی، چائے ایک کپ لے کر پہنچو میرے پاس۔ کمرے میں احمق لڑکی، ممید نے پیچھے سے ہی ہانک لگائی ہوئی تھی اور پھر نہانے کے لیے واش روم میں چلا گیا تھا۔ ذاکرہ تو جلدی سے جیسے سیدھی کچن میں گئی۔ اوف، یہ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا انہوں نے شام کو آنا تھا۔ کیوں یہ ہر بار بوتل کے جن کی طرح سامنے آ جاتے ہیں؟ جلدی سے اس نے ہڑبڑاہٹ میں چائے بنائی تھی اور چائے کا پانی چولہے پر رکھا تھا، تبھی زبیدہ بیگم کچن میں آ گئی تھی اور ممید کی پسند کی ڈشز بھی رات کے کھانے میں تیار رکھنا شامل کر لینا۔ اور ہاتھ ذرا جلدی چلایا کرو، جب دیکھو ایک ہی کام میں گھنٹوں لگا دیتی ہو۔ جی تائی جی، بس ابھی بنانے لگی ہوں۔ اور پھر ممید بھائی کو چائے دے دو۔ ارے تم کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو ممید کو چائے، حوریہ دے گی کہ تم رات کے کھانے کی تیاری کرو۔ شبانہ کچن میں آتے ہی بولی تھی تم بس۔ زبیدہ بیگم باہر چلی گئی تھی اور شبانہ بیگم نے چائے خود ہی ریڈی کی تھی اور پھر حوریہ سے کہنے لگی، یہ چائے ممید کے کمرے میں دے کر آؤ اور پھر جا کر دے کر آؤ۔ حوریہ ابھی میک اپ کیے تیار ہوئی تھی اور پھر اپنے کمرے سے باہر آئی تھی۔ شبانہ بیگم کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ کہ حوریہ ممید کے آگے پیچھے رہا کرے اور حوریہ کو تو یہ بالکل بھی بات پسند نہیں تھی۔ حوریہ کو ممید بہت پسند تھا، اس لیے چائے کا کپ خود لے کر اس کے کمرے میں لے کے گئی تھی۔ تب وہ اپنے ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس اپنے گیلے بالوں میں کنگھی کر رہا تھا۔ حوریہ کو دیکھ کر ایک دم سے حیران ہوا تھا۔ اسے یوں سجا سنورا دیکھ کر کہنے لگا، کہیں جا رہی ہو تم؟ حوریہ نے نفی میں ساری لایا اور چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ نہیں تو وہیں سائڈ پہ بیٹھ گئی تھی تو میں تو آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں، بتائیں کیسی لگ رہی ہوں؟ ممید نے گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ بہت بری، تم جانتی ہو مجھے میک اپ اتنا پسند نہیں ہے، اور پھر غیر شادی شدہ لڑکیاں اتنا میک اپ پتہ نہیں تھوپ کر کہاں سے آ جاتی ہیں اور بھی بری لگتی ہیں۔ خیر تمہاری اپنی مرضی، جیسے مرضی رہو اور تم وہی کرو جو تمہیں اچھا لگے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ چکا تھا اور پھر چائے کا پہلا گھونٹ پیتے ہی بد مزہ سا ہوا تھا۔ ذاکرہ ادھر آؤ، ممید نے ذاکرہ کو پکارا تھا اور کچھ ہی دیر میں اس کمرے میں آئی تھی۔ میں نے کیا کہا تھا تم سے؟ چائے بنا کر لاؤ میرے لیے، جانتی ہو نا مجھے تمہارے ہاتھ کی عادت ہے۔ وہ اس کی جانب دیکھ کر بولا تھا، میرے کام تم کیا کرو، اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی تمہیں؟ یہ کپ پکڑو اور چائے خود بنا کر لاؤ۔ ذاکرہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ چائے کا کپ پکڑا اور کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ یہ دیکھ کر حوریہ ممید ذاکرہ کو اہمیت دیتا ہے، حوریہ اور اس کی ماں سے بالکل برداشت نہیں ہوتا تھا۔ حوریہ کو اس پہ بہت غصہ تب چڑھی تھی۔ حوریہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے، کیا برائی تھی چائے میں؟ وہ تو اسے بھی نہیں سمجھ میں آئی تھی اور وہ کہنے لگا، اچھائی کیا تھی؟ مجھے اسٹرانگ چائے پسند ہے، وہ بھی بنا چینی کے، اور ذاکرہ جانتی ہے کہ میں کیسی چائے پیتا ہوں۔ حوریہ کہنے لگی، کڑوی چائے پی کر بالکل کڑوے ہو گئے ہو، آپ میرے ہاتھ کی چائے کو پیو، آپ کو مزہ نہ آیا تو بعد عادت ڈالیں، فائدے میں دیں گے۔ وہ اپنا چہرہ ممید کے چہرے قریب کر کے بولی تھی، یہ تو چائے بنانے والی ہی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ چائے بنائی کس نے ہے، اور پھر بعض لوگوں کی تو اسٹرانگ اور بنا چینی کی چائے بھی میٹھی لگتی ہے، اور بعض کی میٹھی چائے بھی منہ میں جائے تو بہت ہی کڑوی ہو جاتی ہے، کڑواہٹ کھول دیتی ہے۔ ممید کی بات پر حوریہ چل کر راکھ ہو چکی تھی اور اس لیے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جتنی آپ کو معصوم لگتی ہے نا ممید، اتنی معصوم وہ ہے نہیں۔
आप जानते हैं जिस दिन वो उसकी असलियत आपको पता चलेगी तो नफरत ही करेंगे। वो उसकी जानिब हुई थी और फिर इससे ये सुनकर ममीद कहने लगा, एक तो तुम मुझे भाई कहा करो क्योंकि तुम मुझसे बहुत छोटी हो, और दूसरा पुलिस वालों की नज़रें कभी धोखा नहीं खाती, और तुम अपने दिमाग से ये बात निकाल दो, इसलिए आउट, निकलो यहाँ से, जाओ मेरे कमरे से, और मुझे चाय पीकर सोना है। हुरिया पैर पटकते हुए वहाँ से कमरे से बाहर निकली थी और शुरू से ही उम्मीद अपनी बोली वाली मासूम कज़न ज़ाकरा को पसंद करता था, लेकिन शुबाना बेगम का दिल था। शुबाना और हुरिया चाहती थी कि ममीद पाशा और हुरिया को अहमियत दे। रात के खाने में जानबूझकर शुबाना ने मिर्चें ज़्यादा कर दी थी, हालांकि ज़ाकरा ने सब कुछ ठीक बनाया था, लेकिन फिर भी रात को ज़ाकरा की फूफो भी खाने पर आ चुकी थी और शुबाना ने जानबूझकर खाना खराब कर। इसका बेटा रहील नहायत ही बदतमीज़ था, हर वक्त ऐसे मौके की तलाश में रहता था। उसे ज़ाकरा अलग ही नज़र आए और वो उसे परेशान करे। जब ज़ाकरा ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया तो सभी बैठ चुके थे और वो वैसे भी कुछ किचन में मुलाजमीन के साथ ही बैठकर खाना खाती थी। जब खाना लगाने के बाद किचन में जाने लगी तो ममीद ने उसे आवाज़ दी कि तुम कहाँ जा रही हो, खाना नहीं खाओगी, चलो चलो आओ, इधर आओ, बैठो और खाना खाओ। सब लोग हैरान थे कि वो इस तरह उसे अहमियत क्यों दे रहा है, इतनी अहमियत क्यों देता है। वो कहने लगी, नहीं मुझे किचन में कुछ काम है। ज़ुबैदा बेगम के माथे पर बल पड़े थे क्योंकि वो जानती थी उनके उसे मुलाजमा ही समझा जाता था। वजाहत भी कहने लगा कि अगर ये टेबल पर बैठकर खाना खाएगी तो मैं नहीं खाऊंगा, और वो इस तरह अपनी मुखालफत जाहिर कर चुका था। मैं उठकर चले जाऊंगा। ये सुनकर ममीद ने फिर चचा की तरफ देखा था। क्या हो गया चचा, आपको कैसी बातें कर रहे हैं आप, बेटी है आपकी। वो कहने लगा, ये मनहूस है और इसका साया मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। मेरे पास चले तो इसे अपनी नज़रों से भी दूर कर दूँ। वो बड़े गुस्से से वजह से ये कहता वह खाने की टेबल से उठ चुका था, छोड़कर जा चुका था, और ज़ाकरा रोते हुए किचन में चली गई थी। जितना वो बाप के प्यार को तरसती थी, उतना ही बाप से सिर्फ नफरत और हकारत मिलती थी। शुबाना और हुरिया ये सब देखकर मुस्कुराते हुए बिखरी थी। ममीद ने अपनी प्लेट वहाँ से उठाई थी और खाना डाला और दूसरी प्लेट में रोटी रखी और खड़ा हो गया था। शुजात साहब कहने लगे, तुम कहाँ जा रहे हो। कहने लगा कि मैं देखना चाहता हूँ कि ज़ाकरा में ऐसी कौन सी बुराई है, नहुसत है कि अगर वो हमारे साथ बैठकर खाना खाएगी तो हमें भी वो लग जाएगी, ये सब ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए उसके साथ ही बैठकर खाना खाऊंगा। आप लोग खाइए। ये कहकर वो अपना खाना उठकर किचन में आया था। देखा तो वो किचन में रखी गोल मेज़ पर बैठकर रो रही थी। जब टेबल पर प्लेटें रखने की आवाज़ें सुनी तो उसने ममीद को देखा था और आंसू साफ किए थे। उसकी जानिब देखने लगी थी। कहने लगी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो कहने लगा कि खाना खाओ, लेकिन वो उठकर खड़ी हो चुकी थी। नहीं मुझे भूख नहीं है, आप खा लें। ममीद ने उसे गुस्से से देखा था। जो कह रहा हूँ वो करो, समझ में नहीं आ रही तुम्हारी, बस वो किया करो, खाना खाओ। लेकिन ज़ाकरा उठ खड़ी हो चुकी थी। इससे पहले कि वो वहाँ से जाती ममीद ने उसे अपनी जानिब खींचा था, कलाई पकड़ी। तुम जानती हो ना कि मैं गुस्से का कितना खराब इंसान हूँ, और चलो बैठो और खाना खाओ। वो कहने लगी, नहीं मैं बहुत बहुत बड़ी बुरी हूँ, मनहूस हूँ। ये ना हो कि आप पर मेरी नहुसत का असर पड़ जाए, आपका भी कोई चाहने वाला मर जाए। वो उसे बता चुकी थी, ज़्यादा डायलॉग सुनने की मुझे आदत नहीं है, इसलिए चुपचाप बैठकर खाना खाओ। बैठो। और अपनी बराबर वाली कुर्सी पर बिठा चुका था, लेकिन जैसे ही पहला नवाला उसने मुंह में डाला, मिर्चों ने उसके होश उठाए थे। सीसी तो ज़ाकरा भी करने लगी थी। कहने लगी, मैंने तो अपनी इतनी तेज़ मिर्चें नहीं डाली थी। तो फिर ये ज़ुबैदा बेगम ने फ़ौरन से किचन में आई और कहने लगी, तुम्हें खाना नहीं बनाना था तो साफ कह देती, ये क्या किया तुमने, अपनी इतनी मिर्चें किसने खाना नहीं खाया, अब यहाँ बैठी क्या कर रही हो। चलो उठाओ खाना टेबल से, हम सब लोग बाहर होटल जा रहे हैं खाना खाने के लिए। फिर मम्मीद से भी वो कहने लगी थी कि तुम भी उठो और यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन वो वहीं पे बैठा उसी के साथ खाना खा रहा था। कहने लगा, मुझे तो इस खाने में कोई ऐब नज़र नहीं आ रहा, आप कभी कभी तेज़ हो जाते हैं और फिर कभी आपको जाना है तो जाएं। ज़ुबैदा बेगम बेटे के तेवर देखकर गुस्से से किचन से बाहर चली गई थी। ज़ाकरा उसे हैरत से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहने लगी, आप खुद पर जबर कर रही हैं और क्यों इतनी तेज़ मिर्चें खा रहे हैं। ज़ाकरा ने उसकी जानिब देखकर बोला था, लेकिन वो और क्यों इतनी तेज़ मिर्चें खा रहे हैं, पहले क्या गुस्से वाले
कम है, मिर्ची खा के और गुस्सा करेंगे। जाकरा की बात पर कहने लगा, कोई बात नहीं, हम पुलिस वालों को आदत होती है बहुत कुछ सहने की। ये बात मिर्च है। तुम टेबल से खाना उठाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। ये कहकर मुमेद बाहर चला गया। पता नहीं ये मचड़क मुझ पर क्यों इतनी मेहरबानियाँ कर रहा है। वो कुछ तजब्बुस का शिकार हुई थी। सबके रवैये उसे बचपन से बर्दाश्त करने की आदत थी, लेकिन किसी की मेहरबानी से खूब खाती थी। उसने डाइनिंग टेबल से सारा खाना उठाया और धोने वाले बर्तन सिंक में रख कर धोने लगी। तभी पीछे से राहील उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया। जाकरा को लगा कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। जैसे ही बर्तन धो के पीछे पलटी, राहील उसके इतने करीब था कि वो उससे टकरा गया और वो हबासत से मुस्कुराने लगा। उसने जाकरा हाथ का पकड़ लिया और कहने लगी, राहील भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? वो कहने लगा कि ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, आज तो मौका मिला है मुझे। तुम क्या समझती थी कि मैं तुम्हें आज बख्श दूंगा? आज घर पर कोई नहीं जो तुम्हें मुझसे बचा सके। ये सुनकर जाकरा डर गई थी और परेशान हुई थी। जल्दी से उसने राहील को धक्का दिया और किचन से बाहर आए थे, लेकिन वो उसका दुपट्टा खींच कर फेंक चुका था। वो भागते हुए ऊपर का जीना चढ़ गई थी। जल्दी जल्दी में मुमेद के कमरे में वो चली गई थी और फिर उसने ताकि खुद को बंद कर सके। वो नहीं जानती थी कि वो अभी घर पर ही मौजूद था, बाहर नहीं गया था। अपने कपड़े तब्दील कर रहा था जब अचानक से दरवाज़ा खुला और जाकरा कमरे में दाखिल हुई। ऐन उसी वक्त मुमेद भी दरवाज़ा ही खोलने ही लगा था, खोल रहा था कि ताकि बाहर निकल सके, जब वो बुरी तरह से उसके साथ जाकर टकराई थी और अंदर से दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। सामने मुमेद को देखकर वो रोने लगी। उसे बिना दुपट्टे के देख कर तो वो बोला। यूँ रोता देखकर मुमेद कहने लगा, क्या हुआ तुम्हें? रोने कहने लगी वो, राहील भाई, इतनी बात मुंह में थी कि जब दरवाजे पे दस्तक हुई थी और दरवाज़ा खोला। जाकरा ये सुनकर मुमेद का पारा हाई हुआ था। दरवाज़ा उसने खोला। राहील की तो मुमेद को देख कर तो रंगत ही उड़ गई थी और एक थप्पड़ था जो राहील के मुंह पर पड़ा था। तो वो कहने लगा, ये लड़की झूठ बोल रही है। ये खुद ही मुझे इशारा करके आई थी कि ऊपर आओ। मैं नहीं जानता था कि आप ऊपर हैं। मुमीद कहने लगा, उसने इशारा किया और तुम ऊपर आ गए। क्या समझ रखा है तुमने मुझे? मैं बेवकूफ़ हूँ? तुम किस किस्म के लड़के हो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। और फिर किस किस्म की सरगर्मियों में तुम आजकल बिजी हो, मसरूफ़ हो, मुझे ये खबर है। अगर पप्पो के बेटे ना होते तो अभी तुम्हें इस वक्त जेल में होते। दफ़ा हो जो यहाँ से। उसने उसे बड़ी सख्ती से यहाँ वहाँ से भेजा था। आइंदा अगर मैंने तुम्हें जाकरा के आसपास भी मंडलाते हुए देखा तो याद रखना, मैं तुम्हारा क्या हश्र कर दूंगा। अच्छे तरीके से जानते हो। राहील फौरन से नीचे उतर गया था। जाकरा भी अभी रोए जा रही थी। मुमेद को उसके इस पर गुस्सा आया था। ये क्या तुम बुज़दिलों की तरह रोती रहती हो? क्या हुआ था? वो कहने लगी, मैं तो बर्तन धो रही थी, मुझे क्या पता था कि वो पीछे से, पता नहीं कि मेरे पीछे से आ जाएंगे और मेरे साथ तुम बदतमीजी करेंगे। मुमेद कहने लगा, क्यों बावर्ची खाने में तुम्हें कुछ नज़र नहीं आया था जिससे तुम अपना आप बचाव कर सकती थी? बेलन, कफकीर, छुरी, चमचा कुछ तो होगा ना वहां पर। उठा कर मार देना था। जो तुम्हारे हाथ में आता सर मुंह फाड़ देती और उसके बाद में मैं खुद ही देख लेती। अगर मैं घर पर ना होता तो क्या होता, ये सोचा है तुमने? जाकरा बड़ी हैरत से उसे देख रही थी। वो कहने लगा, लड़कियों को कमज़ोर नहीं होना चाहिए, किसी को भी अपने ऊपर हावी होने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। वो उसे हिम्मत दे रही थी। घर में बहुत कुछ ऐसा मौजूद होता है जिससे ख़वातीन अपनी हिफाजत कर सकती हैं। उसके पास कोई पिस्टल तो नहीं थी, कुछ भी नहीं था और तुम रोती धोती हुई आ गई थी यहाँ पर। मुमेद कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि तुम बहादुर लड़की बनो। तुम जानती हो ना चचा को रवैया तुम्हारे साथ कैसा है और उनका होना ना होना तुम्हारे लिए एक बराबर है। कम से कम तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। कितना कहा मैंने तुमसे कि इस कॉलेज जाया करो, लेकिन तुमने 10 जमातें पास करके बस समझ के बस एमए कर चुकी हो। आगे तुम्हें नहीं पढ़ना, ज़रूरत ही नहीं है। घर की बेटी कम और मुलाजमत ज़्यादा लगती हो। मेरे काम क्या किया करो, सबके मुंह तोड़ जवाब देना सीखो। लेकिन इसमें इतनी जरूरत नहीं थी कि शुरू से ही किसी ने इतना एतमाद नहीं दिया था। वो क्या बताती कि उसके ना पढ़ने की वजह से मुमेद की वादा और उसकी सुतीली माँ भी थी और उनकी मिली भगत थी कि उसे आगे पढ़ने नहीं दिया जाए। बहरहाल राहील ने दिल में ठान ली थी कि जो कुछ भी था, मुमेद ने जाकरा के खातिर उसके साथ जो किया था वो उसका बदला जाकरा से जरूर लेगा। और चंद रोज के बाद ही मुमेद वापस जा चुका था और उसे अपनी ड्यूटी के खातिर अपने ही शहर के करीब गाँव कस्बों में जाना पड़ता था। कभी कहीं ड्यूटी देनी पड़ती तो कभी कहीं।
وہ کسی مجرم کے پیچھے بھاگنا پڑتا تھا، اس لیے اس کا کوئی ٹائم کی روٹین نہیں تھی۔ رحیل نے جب اپنی ماں کو یہ سب کچھ بتایا تو ذاکرہ نے اسے ممید کی نظروں میں ایک مجرم بنا دیا تھا، گنڈا ثابت کیا ہے۔ تو وہ بھی ذاکرہ کی دشمن ہو گئی تھی۔ کسی کا بھی رویہ اور اس کے ساتھ اچھا نہیں تھا، اس لیے ایک بوڑھے شخص کے ساتھ اس کا نکاح کرنا چاہا۔ زبیدہ بیگم اور شبانہ بیگم بھی یہی چاہتی تھی، اس لڑکی کی شادی کسی ایسے